ये हमारा बुक टोटल 4 पार्ट्स में पूरा होगा, तो ये 3rd पार्ट है इसका। इसमें हम काफ़ी सारे पोर्शन कवर कर लेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक 3 स्टेप्स देखे थे टूवर्ड्स रिचेस। तो पहला डिज़ायर था, दूसरा फेथ था, तीसरा ऑटो सजेशन था। अब हम 4th स्टेप देखेंगे टूवर्ड रिचेस। तो ये है पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें नेपोलियन हिल बताते हैं कि जो नॉलेज होता है हमारा, वो सिर्फ एक पोटेंशियल पावर है, और ये एक रियलिटी पावर में तभी कन्वर्ट होता है जब इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू डेफिनाइट प्लान्स ऑफ एक्शन और डायरेक्टेड टू अ डेफिनाइट एंड। तो इसका मतलब है कि अगर हम नॉलेज को एग्जीक्यूट करते हैं एक डेफिनाइट प्लान के साथ, तो ही वो एक रियलिटी पावर में चेंज होता है, नहीं तो वो सिर्फ एक पोटेंशियल पावर बन के रह जाता है। फिर आगे बताते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की एक ये भी फेलियर है कि वो फेल हो जाते हैं स्टूडेंट्स को ये बताने में कि कैसे अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना है और कैसे यूज़ करना है। फिर राइटर एजुकेट का रियल मीनिंग बताते हैं कि इसका मतलब ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका जो कि वर्ड है एड्यूको, और इसका मीनिंग होता है डेवलप फ्रॉम विद इन। वर्ल्ड वॉर के समय शिकागो न्यूज़पेपर जो थी, उसने पब्लिश किया था मिस्टर फॉर्ड के बारे में कि वो एक इग्नोरेंट, यानी कि अनपढ़ कह सकते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास मतलब नॉलेज नहीं है, ऐसा पब्लिश किया था अपने न्यूज़पेपर में। तो जिससे मिस्टर फॉर्ड बहुत ज़्यादा नाखुश हुए थे, और फिर उन्होंने बोला कि मैं नॉलेजेबल हूँ, उसके लिए स्कूल जाना ज़रूरी नहीं होता। तो इसी बात पे फिर उनका इंटरव्यू लिया गया, मतलब कोर्ट में वो गए थे इस बात को लेके। तो फिर वहाँ पे उनसे क्रॉस क्वेश्चंस हो रहे थे, जो कि उन्हें बहुत फुलिश क्वेश्चंस लग रहे थे। तो उन्होंने उसका आंसर देना ठीक नहीं समझा, क्योंकि कुछ हिस्ट्रीज के क्वेश्चंस थे। तो उन्होंने आंसर तो दिया कुछ, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि अगर वो साथ में कुछ ऐसे लोगों को भी रख लेते हैं जिनको ये सारी नॉलेज हो, तो उनके पास नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने बोला कि अपने माइंड को मैं इतना कष्ट क्यों दूं, अगर केवल जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, अगर मेरे पास लोग हैं इन सब का आंसर देने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ बोला था इन्होंने, और काफ़ी सारे लोग लॉजिक समझ पाए थे इसका, और एग्री भी किए इस सेंटेंस पे। फिर राइटर बताते हैं कि अगर हमें अपने डिज़ायर को रियलिटीज़ में चेंज करना है, तो उस फील्ड के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम इन रिटर्न देने वाले हैं अपने फॉर्च्यून के लिए। फिर राइटर बताते हैं कि ऐसा आदमी जो मास्टरमाइंड्स का ग्रुप ऑर्गेनाइज कर सकता है, वो भी उतना ही एजुकेटेड होता है जितना उस ग्रुप के मेंबर्स। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ बताए। फिर इसमें दिया है कि हम नॉलेज कहाँ कहाँ से गेन करते हैं अपने इस काम के लिए। तो अपने ग्रुप मेंबर्स के एक्सपीरियंस से, फिर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ से, पब्लिक लाइब्रेरीज से, फिर स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज से। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं अपने खुद के फील्ड के लिए। फिर राइटर बताते हैं कि नॉलेज का कोई यूज़ नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होता, जब तक हम उसका एप्लीकेशन, यानी उसे प्रैक्टिकली करके ना नॉलेज प्राप्त करें। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि कॉलेज डिग्रीज़ की वैल्यू नहीं होती उतनी हाईली, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा नहीं होता, मतलब हर नॉलेज का। और ये भी बोलते हैं कि वो सारे नॉलेज मिक्स करके बताते हैं,
मिसलेनियस नॉलेज। और जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं वो यही सोचते हैं कि स्कूल के बाद उनका नॉलेज गेन करने का पीरियड ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि अपने फील्ड का नॉलेज हमेशा गेन करते रहना चाहिए। ऐसा मतलब जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं उन सब में पाया गया है। फिर इसमें कैरेक्टर आते हैं मिस्टर मूरे, जो कि बताते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं आज की लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज़ कंपनी, वो जो हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड से ज़्यादा हमारा कैरेक्टर, इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी देखती है, स्किल्स देखती है। कॉलेज में या स्कूल के एजुकेशनल बैकग्राउंड को नहीं देखती। फिर आगे बताते हैं कि कोई भी चीज़ बिना एफर्ट के और बिना किसी कॉस्ट के मिल जाए तो उसे हम अप्रिसिएट या उसका कोई भी कदर नहीं करता, बल्कि उसे डिसक्रेडिटेड, यानी कि वही कदर कोई नहीं करता उसका। फिर आगे एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक सेल्समैन था जिसका कि डिप्रेशन के समय ग्रॉसरी का स्टोर काफ़ी बेकार चल रहा था, बंद होने वाला था। तो उसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था बुक कीपिंग का, तो उसने फर्दर और कोर्स लिया उसके लिए, और फिर उसने काफ़ी सारे छोटे छोटे मर्चेंट्स का बुक कीपिंग का काम करना शुरू कर दिया ऑर्डर लेके। तो ऐसे ही करते करते उसने काफ़ी सारे अपने टीम मेंबर भी बना लिए जो कि यही काम कर रहे थे, और उससे काफ़ी अच्छी अर्निंग हो गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा रिच बन गया था केवल उस बिज़नेस को अपने एक्सटेंड करके। सेवेंथ स्टेप टुवर्ड्स रिचेस देखेंगे, जो है डिसीजन या द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। तो इसमें राइटर कुछ नंबर बताते हैं कि लगभग 25,000 मेन और वुमेन इस बात को एक्सेप्ट किए हैं कि उनके फेलियर का कारण था लैक ऑफ डिसीजन, और 30 मेजर कॉजेज ऑफ फेलियर में से उनका सबसे ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम था ये लैक ऑफ डिसीजन। और फिर राइटर एक कैरेक्टर बताते हैं कि जिनके भी पास बड़े फॉर्च्यून्स हैं वो उन सारे लोगों का एक कैरेक्टर कॉमन था कि वो डिसीजन जल्दी लेते थे और उस डिसीजन में चेंजेस धीरे धीरे करते थे। जब ज़्यादा ज़रूरत रहती थी तभी सिर्फ चेंज करते थे, और नहीं तो एक ही प्लान पे काम करते रहते थे, एक ही डिसीजन पे। और फिर एक और आंकड़ा बताते हैं राइटर कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो फेल हुए हैं अपने मनी एक्यूमुलेट करने में, तो ज़्यादातर उसमें से इन्फ्लुएंस हो गए हैं और लोगों के ओपिनियन से। तो ये भी एक बुरी बात बताते हैं राइटर कि दूसरों के ओपिनियन को सीरियस नहीं लेना चाहिए जल्दी, और उससे इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए। फिर आगे एक बहुत अच्छा लाइन बोलते हैं कि ओपिनियंस आर द चीपेस्ट कमोडिटीज़ ऑन अर्थ, मतलब सबसे सस्ती चीज़ है अर्थ पे ओपिनियन। ये भी काफ़ी मीनिंगफुल सेंटेंस है। राइटर हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास अपना खुद का ब्रेन और माइंड है, तो हमें उसे यूज़ करना चाहिए और अपने डिसीजन पे खुद ही पहुंचना चाहिए। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो लोगों से ली जा सकती है, कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस, फैक्ट्स अगर हमें एक्वायर करना है तो वो ली जा सकती है, लेकिन डिसीजन पे खुद ही पहुंचना चाहिए। और अगर हम ज़्यादा बोलते हैं और सुनते कम हैं तो इससे हमारी नॉलेज भी काफ़ी कम होती है और हम अपने प्लान्स को डिस्क्लोज़ कर देते हैं और पीपल्स को,
जिसकी वजह से हम डिफीट हो जाते हैं और वो काफ़ी अच्छा कर जाते हैं हमारे प्लान्स सुनकर, हमारे डिसीजन सुनकर। तो ये भी नहीं करना है। अगर हम अपने प्लान्स बहुत फ्रीली सबको बता देंगे तो हम बाद में सरप्राइज़ होंगे जब देखेंगे औरों को जीतते हुए, जिससे हम लोगों ने अपना प्लान बता दिया था और उसी प्लान से हमें हराते हुए हमसे थोड़ा सा आगे होकर। तो एक और अच्छी लाइन है कि डीड्स एंड नॉट वर्ड्स आर व्हाट काउंट मोस्ट। मतलब जो करते हैं वो ज़्यादा काउंट होती है देन हमारे वर्ड्स से जो हम बोलते हैं। फिर कुछ बड़े डिसीजंस के बारे में बताते हैं, जैसे लिंकन्स डिसीजन था और फिर सोक्रेट्स का था डिसीजन, वो कप ऑफ पॉइजन जो उन्होंने ड्रिंक किया था। फिर हमें हेनरी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने भी काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया था और अपने प्लान को काफ़ी धीरे धीरे चेंज किया था, जो अपना टी मॉडल कार उन्होंने निकाला था। कुछ ग्रेट फॉर्च्यून्स वालों के कॉमन कैरेक्टर्स बताते हैं कि डिज़ायर, डिसीजन, फेथ, परसिस्टेंस, द मास्टरमाइंड एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। और जो लीडर्स होते हैं इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, वो काफ़ी जल्दी डिसाइड कर लेते हैं चीज़ें, और इसीलिए ये एक मेजर रीज़न है कि क्यों वो लीडर्स हैं। फिर वर्ल्ड वाइड हैबिट है ग्रेट फॉर्च्यूनर्स की कि उनके वर्ड्स और एक्शंस से उन्हें पता होता है कि कहाँ वो जा रहे हैं या किस बारे में बोल रहे हैं, यानी काफ़ी सोच समझ कर बोलना। आगे राइटर बोलते हैं कि ये इनडिसीजन की हैबिट हमें स्कूल से ही हो जाती है, उसके बाद भी हम कोई भी जॉब ले लेते हैं बिना डिसीजन लिए कि हमें क्या करना है। तो ये जो इनडिसीजन की हैबिट है वो स्कूल से ही शुरू हो जाती है, और एक ही डिसीजन पे रहने के लिए हमें करेज चाहिए होता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा करेज, समटाइम्स वेरी ग्रेट करेज। अब मैं चैप्टर नंबर नहीं बताऊंगा, इससे आपको एकेडमिक बुक लगता होगा ये। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे पूरा बुक, ठीक है। अब हमारा 8th स्टेप आता है टुवर्ड्स रिचेस, और वो है परसिस्टेंस, द सस्टेन्ड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ। एक अच्छा लाइन भी है, द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस इज द पावर ऑफ विल। जब विल पावर और डिज़ायर साथ में मिलते हैं तो वो एक इररेसिस्टिबल पेयर बनता है। फिर राइटर बोलते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपने एम्स और पर्पसेस पे गिव अप कर देते हैं फर्स्ट साइन ऑफ ऑपोजिशन और मिसफॉर्च्यून पे ही, ठीक है। तो और जो कुछ होते हैं वो कैरी ऑन करते हैं और हार नहीं मानते, और वही कुछ फॉर्ड्स, कार्नेजेस, रॉकेफेलर्स एंड एडिशंस बनते हैं, यानी कि जैसे इंसान सक्सेसफुल बनते हैं। राइटर फिर एक बार बोलते हैं कि जो सेकंड चैप्टर में हमें दिया गया था कुछ 6 स्टेप्स, उसे फॉलो करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कितना ईजिली हम लैक ऑफ परसिस्टेंस को कॉन्कर कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर पे, कि हमारा डिज़ायर कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर राइटर हमें बोलते हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए जो भी इस बुक में दी गई है, और तब तक फॉलो करने के लिए जब तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक ये बातें पहुंच न जाएं और उसके पिक्चर काफ़ी क्लियरली ड्रॉ हो जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद ये लैक ऑफ परसिस्टेंस गायब हो जाएगा। एक और काफ़ी अच्छी लाइन दी गई है इसमें कि पॉवर्टी इज अट्रैक्टेड टू द वन whose mind is favorable to it, and money is attracted to him whose mind has been deliberately prepared to attract it. फिर राइटर एक इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं कि परसिस्टेंस का मतलब बताने के लिए कि जब हम सो रहे होते हैं तो जब डरावना सपना आता है हमें, हम आधे जगे हुए रहते हैं और आधे नींद में। हम पूरी कोशिश करते हैं हिलने की, लेकिन हम हिल नहीं पाते, और काफ़ी डरावना सपना होता है वो, लेकिन हम कोशिश करते करते कॉन्शियसली अपने मसल्स को हिला ही लेते हैं। तो हाथ पैर
हिला ही लेता है। तो इसमें भी एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो इस एफर्ट को भी उन्होंने परसिस्टेंस बोला है कि ये भी नाइटमेयर के समय हमारे मसल्स को हिला पाना भी एक काफ़ी एफर्ट वाला काम है। ठीक है, फिर आगे एक और अच्छी लाइन है कि बी परसिस्टेंट नो मैटर हाउ स्लोली यू मे एट फर्स्ट हैव टू मूव। ठीक है, परसिस्टेंस होना चाहिए, कोई मैटर नहीं करता कि कितना धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, कितना स्लोली। परसिस्टेंस एक स्टेट ऑफ माइंड है जो कि हम कल्टीवेट कर सकते हैं, और परसिस्टेंस काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि इसमें दिए हुए हैं, जैसे डेफिनाइटनेस ऑफ पर्पस। जैसे पर्पस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा परसिस्टेंस कैसा है, कि हमारा पर्पस क्या है किसी भी चीज़ को अचीव करने का। जितना स्ट्रॉन्ग पर्पस होगा, जितना ज़रूरी पर्पस होगा, इम्पॉर्टेंट, उतना ज़्यादा परसिस्टेंस होगा हमारे काम में। फिर दूसरा है डिज़ायर। जितना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगा उतना ज़्यादा हम परसिस्टेंस परस्यू करेंगे। इंटेंस डिज़ायर चाहिए। ठीक है, फिर आता है डेफिनाइटनेस ऑफ प्लान्स। तो एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान होना चाहिए हमारा, जब भले वो इवन दो दे में बी वीक एंड एंटायरली इम्प्रैक्टिकल, ओके, लेकिन वो इंकरेज कर, उसका जो परसिस्टेंस होना चाहिए उसमें वो एक इंकरेज्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर एक्यूरेट नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज गलत नहीं होनी चाहिए, जो भी नॉलेज एक्वायर करो एकदम सही नॉलेज एक्वायर होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर गलत नॉलेज होगा तो वो परसिस्टेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, फिर एक विल पावर होना चाहिए, द हैबिट ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग। ठीक है, विल पावर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर आखिरी हैबिट है। हैबिट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है कि आपके हैबिट्स कैसे हैं। आप दिन भर मतलब अपने गोल के बारे में सोच रहे हो, हर चीज़ को उधर ही ले जा रहे हो, या फिर हैबिट में आपके वो गोल है ही नहीं, तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। फिर आगे कुछ सिम्टम्स बताते हैं लैक ऑफ परसिस्टेंस का। तो पहला है फेलियर टू रिकॉग्नाइज एंड टू क्लियरली डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट वन वांट्स। ठीक है, तो मतलब एक इंसान को क्या चाहिए अगर वो खुद ही डिफाइन नहीं कर पा रहा है तो पक्का है लैक ऑफ परसिस्टेंस होना, रीज़न ही नहीं है, पर्पस। फिर दूसरा है प्रोक्रेस्टिनेशन, कि हमारे काम को आगे टालते रहना, तो ये भी एक लैक ऑफ परसिस्टेंस को शो करता है। फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट तीसरा पॉइंट है, जो कि किसी भी काम में हमारा इंटरेस्ट कम होना भी परसिस्टेंस को कम करता है। फिर इनडिसीजन, गलत डिसीजन रखना। फिर हैबिट न होना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन न होना। फिर एक और सबसे ज़रूरी हैबिट ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, ये कभी नहीं होनी चाहिए। हर बात पे मतलब सामने वाले को ही ब्लेम करना। ठीक है, खुद की गलती समझनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। फिर वीकनेस ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर वीक नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंटेंस डिज़ायर होना चाहिए। फिर सक्सेसफुल होने के लिए, रिच होने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढना। और एक और है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म का मतलब है कि फेलियर से डरना कि लोग क्या कहेंगे, और फिर क्रिटिसाइज होने से डरना। तो इससे हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेलियर भी एक सक्सेस का पार्ट ही है, एक प्रोसेस है। फिर 9th स्टेप टुवर्ड्स रिचेस है पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, द ड्राइविंग फोर्स। इसमें बताते हैं कि प्लान्स इनर्ट और यूजलेस हो जाता है विदाउट सफिशिएंट पावर टू ट्रांसलेट देम इनटू एक्शन। मतलब एक्शन में बदलने के लिए हमें पावर चाहिए किसी भी प्लान को, नहीं तो वो प्लान किसी काम का नहीं रह जाता है, यूजलेस हो जाता है। ठीक है, पावर इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ मनी, मतलब मनी लाने के लिए भी पावर चाहिए, और पावर इज नेसेसरी फॉर द रिटेंशन ऑफ मनी आफ्टर इट हैज़ बिन एक्यूमुलेटेड, मतलब मनी को बचा के रखने के लिए भी पावर चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टर हो जाता है, स्टेप हो जाता है जो हमें लेना चाहिए।
फिर हमें राइटर कुछ सोर्सेज ऑफ नॉलेज बताते हैं, जैसे इन्फिनाइट इंटेलिजेंस, जो हमारा इन्फिनाइट इंटेलिजेंस है उससे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं कि वो क्या कहता है। फिर हमारे एक्सपीरियंस से, एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, उससे हम पता लगा सकते हैं। और फिर है एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। तो हमें एक्सपीरियंस और रिसर्च से भी काफ़ी बार पता चल जाता है कि इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। एक वर्ड पे ज़्यादा ध्यान दिया है यहाँ पे राइटर ने कि गेनिंग पावर थ्रू द मास्टर माइंड। तो किसी मास्टर माइंड से या ग्रुप ऑफ मास्टर माइंड से गेन करना पावर काफ़ी अच्छा होता है, जिनका भी सेम डिफाइंड पर्पस हो लाइफ का। ठीक है। फिर ग्रुप वर्क और सिंगल वर्क में एक डिफरेंस बताने के लिए छोटा सा एग्जांपल देते हैं राइटर कि इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक बैटरीज विल प्रोवाइड मोर एनर्जी दैन अ सिंगल बैटरी, जो कि ऑब्वियस सी चीज़ है। तो हम आगे देखते हैं। फिर कुछ लाइंस दी गई हैं इस बुक में। एनीबडी कैन विश फॉर रिचेस एंड मोस्ट पीपल डू, बट ओनली अ फ्यू नो दैट अ डेफिनाइट प्लान प्लस अ बर्निंग डिज़ायर फॉर वेल्थ आर दी ओनली डिपेंडेबल मीन्स ऑफ एक्यूमुलेटिंग वेल्थ। ठीक है, मतलब हर कोई विश करता है अमीर बनने के लिए, और ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो विश करते हैं ऐसा, लेकिन बहुत कम ही उसमें से सक्सेसफुल हो पाते हैं। और जिनके पास डिफिनेट प्लान होता है और बर्निंग डिज़ायर होता है, वही से वेल्दी बन पाते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। फिर अब हम अगले पार्ट में, ये बुक ख़त्म हो जाएगी पूरी। तो थैंक यू इतने पेशेंटली इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए, और आगे भी ऐसी अच्छे बुक्स के ऑडियो बुक्स डलते रहेंगे इस चैनल पे। तो लाइक सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। ठीक है, थैंक यू।